हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानवाणी। मैं आपका दोस्त शंभू। आज हम लोग बात करेंगे वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन का, अथवा राजत्व सिद्धांत भी इसे कह सकते हैं, या ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। ऋग्वैदिक कहने का सीधा सा अर्थ है कि ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के ज्ञान का जो एकमात्र स्रोत है वो है ऋग्वेद है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसमें उल्लेखित तथ्यों से ज्ञात होता है कि सांगठनिक दृष्टिकोण से ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई संरचना पर आधारित थी। इस काल में राज्य निर्माण के महत्वपूर्ण घटक अनुपस्थित थे, इसलिए राज्य क्षेत्र पर आधारित न होकर जन पर आधारित था, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्य अस्थायी जीवन नहीं जीते थे। कुल मिलाकर ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था एक जनजातीय सैन्य लोकतंत्र था, जो अधिशेष उत्पादन पर और सेना खड़े करने का एक प्राथमिक रूप से जो है प्रयास कर रहा था। और इसकी शक्ति का जो है एकमात्र स्रोत क्या था? कबीलाई परिषद। राजपद युद्ध की व्यवस्था के अनुकूल था। राजा के दो मुख्य कर्तव्य थे। पहला क्या था? युद्ध में अपने कबीलाओं का नेतृत्व करना, और दूसरा क्या था? कबीले के लोगों की रक्षा करना। ऋग्वेद में राजा को जनस्य गोपा के नाम से पुकारा गया है। इसका सीधा अर्थ है कि राजा की पहचान आवश्यक रूप से अपने कबीले से थी। राजपद का आम स्वरूप क्या था? वंशानुगत था। कभी कभी निर्वाचन की सूचना मिलती है। इस काल में राज्य को एक ठोस अर्थव्यवस्था का आधार प्राप्त नहीं था। ऐसे में कारारोपण प्रणाली स्थापित नहीं हो सकी थी। युद्ध में प्राप्त लूट का एक भाग राजकीय आमदनी का मुख्य जरिया था। हम वली नामक कर की चर्चा सुनते हैं, परंतु यह भी एक अनिवार्य कर न होकर एक प्रकार का स्वैच्छिक कर ही था। चूँकि राजकीय खजाने में अपेक्षित धन की कमी थी, अतः इस काल में अस्थायी सेना अथवा रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का विकास नहीं हो सका था। ऋग्वेद में कुछ अधिकारियों का विवरण मिलता है। उनकी संख्या प्रवर्तित काल की तुलना में कहीं कम है। जैसे उदाहरण के लिए कौन सा है? युवराज है, सेनानी है, पुरोहित है, ग्रामणी है, विस्पति है, वाज्रपति है, पूरप है। इन विभिन्न अधिकारियों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में जो है राजनीतिक व्यवस्था के रूप में तीन महत्वपूर्ण चीज मिलते हैं: सभा, समिति और विदत। इस संस्था के द्वारा ही जो है राज व्यवस्था चलता था। इस परिषद में जो है प्रजा के हितों की बात, सैनिक अभियानों की बात और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विचार विमर्श होता रहता था। इसमें भी तीनों में सभा जो है श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। इन्हें कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। इसमें स्त्रियों की भी भागीदारी होती थी। समिति जनसाधारण की एक महत्वपूर्ण संस्था थी, और विदत जो है संभवतः आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, जो सैनिक कार्यों से संबंध थी। सभा और समिति का ज़्यादा महत्व था, क्योंकि राजा इसका सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा रखता था। राजा के जो सहयोगी रोजमर्रा के प्रशासन में उसकी मदद करते थे, उनमें सबसे प्रमुख पुरोहित था। प्रारंभ में राजा के धार्मिक क्रियाकलाप नगण्य थे, परंतु आगे चलकर राजा पर देवत्व का आरोपण करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया जाने लगा, जिसमें पुरोहित मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। प्रशासन में सहयोगी के रूप में एक महत्वपूर्ण अधिकारी सेनानी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी जो है वाज्रपति कहलाता था। ऋग्वेद में न्यायाधीश का जिक्र नहीं मिलता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं था कि समाज एक आदर्श समाज रहा होगा, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों से गायों को चुराने का जिक्र मिलता है। इस काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है कुल कही जाती है, अथवा परिवार। उसके ऊपर जो होता था वो ग्राम होता था, उसके ऊपर विष होता था, और उसके ऊपर जो है जन होता था। जन ही प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होता था। ऋग्वेद में 275 स्थानों पर जन शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु जनपद जैसी इकाई का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी चर्चा एक बार भी नहीं मिलती है।
कुल मिलाकर ऋग्वेदिक राजनीतिक व्यवस्था एक कबीलाई व्यवस्था थी जिसमें सैनिक भावना का प्रधान था। नागरिक व्यवस्था अथवा प्रशासन जैसी किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि लोग निरंतर अपने स्थान को बदलते रहते थे। तो राजनीतिक व्यवस्था में इतना ही। अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। थैंक यू।